जब मैंने पहली बार पैसे कमाने शुरू किए तो मेरे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि मैं अपने पैसों को कैसे सेव करूं, कहाँ सेव करूं और एक्चुअली पूरा प्रोसेस होगा कैसा। तो बस मैं जानती हूँ कि आपके मन में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, क्योंकि तब से लेकर आज तक मैंने ऐसे बहुत लोगों से बात की है जिनके मन में सेम क्वेश्चन था। प्रॉब्लम ये है कि पर्सनल फाइनेंस के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही मिल जाएगी, लेकिन हर कोई एक अलग बात कह रहा है और हर जगह कुछ नया सुनने को मिलता है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में करना क्या है। इस वजह से जब आप अपने पैसों के बारे में खुद सोचना शुरू करते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि आपको पूरे इंफॉर्मेशन का एक समंदर आसपास नजर आता है। लेकिन अपनी 9 से ज़्यादा सालों की जर्नी में मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जो चीज़ें समझी हैं, उसे आज मैं आपके सामने ऐसे लेआउट करने वाली हूँ जिससे आप भी अपनी जर्नी को बहुत ही आसान तरीके से बिना कंफ्यूज हुए शुरू कर सकते हैं। चाहे आप कितना भी कमाते हो, किसी भी स्टेज पर हो अपनी जर्नी के, आप ये स्टेप्स इजीली फॉलो कर सकते हैं और इन्हें यूज करके अपने फाइनेंशियल प्लान को रिव्यू कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं एंड अगर शुरुआत नहीं की तो शुरुआत तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा गोल सिंपल है। इस वीडियो के दौरान मैं आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनाना चाहती हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं चाहती हूँ कि आप अपने पैसों को मैनेज करना समझें, उसे आसान तरीके से ऐसे कैसे यूज किया जाए कि 20 तारीख आते आते आपके हाथ में पैसे बचे ही नहीं, ऐसी सिचुएशन ना आए और एंड ऑफ द डे आप अच्छी खासी सेविंग्स बना सके। सो अगर आप रेडी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप, प्लान योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान काम है, लेकिन करता हम में से कोई भी नहीं, क्योंकि ये उतना ही टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आपने आज तक अपने फाइनेंसेस को इस तरह से प्लान नहीं किया है। तो मैं बात कर रही हूँ कि आपको एक एक्सेल शीट या पेपर पर नोट डाउन कर लेना है कि आपकी इनकम क्या है और आपके एक्सपेंसेस क्या है। अब जब मैं एक्सपेंसेस की बात करती हूँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। सबसे पहला आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जिन्हें आप किसी भी कंडीशन में निग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें आपको पूरा करना ही करना है, जैसे आपका रेंट, आपकी ग्रोसरीज, आपके घर के इंपॉर्टेंट खर्चे, आपके लाइट बिल के खर्चे, गाड़ी का खर्चा, आपके मेंटेनेंस के खर्चे, जो भी खर्चे आपको नॉन नेगोशिएबल हर महीने पे करने ही करने हैं, ये सारे खर्चे आपकी फिक्स्ड एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें हम नीड्स भी कहते हैं। उसी जगह वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं जिन पर आप खर्चा करना चूज कर सकते हैं, जैसे बाहर से खाना ऑर्डर करना, स्विगी या जोमेटो से कुछ मंगवा लेना अपने लिए, या फिर किसी मूवी के टिकट्स खरीदना, या फिर अगर आपको स्टारबक्स में बैठकर कॉफी पीना पसंद है तो ये भी एक लग्जूरियस स्पेंड है और ये नेगोशिएबल है, यानी ये आपकी चॉइस है। तो ये आपके लिए वो खर्चे हैं जिन्हें आप चूज कर सकते हो कि आपको इस महीने में करना है या नहीं करना। अब बस आपको सिंपल सी लिस्ट बना लेनी है कि आपको फिक्स्ड खर्चे और वेरिएबल खर्चे कौन से लगते हैं। अब आप सोचेंगे कि आपके पास तो इसका डेटा है ही नहीं, आप ये कैसे करोगे? सिंपल है, बस अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालना। पिछले कुछ महीनों के बैंक स्टेटमेंट्स देखकर आपको इजीली आइडिया आ जाएगा कि आपके फिक्स्ड खर्चे कहाँ हैं और आप वेरिएबल यानी वांट बेस्ड एक्सपेंसेस कहाँ कर रहे हो। ये एक एक्सरसाइज करने के लिए शायद आपको वीकेंड पर 2 से 3 घंटे निकालने पड़े, बट एक बार ये एक्सरसाइज करने के बाद आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी के स्टेप 2 के लिए रेडी हो सकते हैं। स्टेप 2 आता है बजटिंग। एक एक बार आपने प्लान बना लिया कि आपको खर्चे कहाँ करने हैं, आपकी इनकम कितनी है, तो अब आप कर सकते हो बजटिंग, यानी ऐसी वो हर जगह जहां आप फिजूल खर्चे कर रहे हैं, या ऐसी वो हर सिचुएशन जहां आप मंथ एंड पर सोचते हैं कि पता नहीं मेरे सारे पैसे कहाँ चले गए, वो हर सिचुएशन को आप अवॉइड कर सकते हो एंड सॉल्व कर सकते हैं थ्रू बजटिंग। बजटिंग करने का पर्सनल फाइनेंस में सबसे आसान और बहुत फेमस रूल है, विच इज द 50-30-20 रूल।
50-30-20 रूल आपकी इनकम के बारे में बताता है। यानी आप जो भी पैसे कमा रहे हैं, उसे आप किस तरह से डिवाइड करें कि आपके हाथ में सेविंग्स भी बचे। सो 50-30-20 रूल के हिसाब से अगर आप महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपके जो नीड बेस्ड एक्सपेंसेस हैं यानी नेसेसरी खर्चे, वो सब 50,000 के अंदर आने चाहिए। बाकी के पैसों में से 30% अमाउंट आप अपनी लग्जूरियस स्पेंड्स पे खर्च कर सकते हो। यानी आपको घड़ी खरीदनी है, बाहर खाना है, मूवीज देखनी है, घूमने जाना है, ये सारे खर्चे आपकी लग्जरी के खर्चे। आप 30% अमाउंट यानी 30,000 रुपए लग्जरीज पे स्पेंड कर सकते हो। और अब जो बाकी पैसे बचे यानी जो रिमेनिंग 20% है, उसे आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो। तो ये सिंपल सा बजटिंग प्लान आपके लिए ये क्लियर कर देता है कि आपके पैसे किस हिस्से में डिवाइड होंगे और इन हिस्सों को आप कैसे यूज करोगे। और सबसे खास बात ये कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पैसों का हिसाब आपके पास ही होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ, विच इज टू क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। अब ये इमरजेंसी फंड सुनने में तो बहुत इजी लगता है और हम सबको पता है कि बनाना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी तरह की इमरजेंसी आ सकती है। अभी पिछले कई सालों में आपने ये न्यूज़ बहुत बार सुनी होगी, स्पेशली इन द आईटी सेक्टर, कि कई सारे लोगों की जॉब्स चली गई बिकॉज दे गॉट लेड ऑफ। ले ऑफ होना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेस से डील करने के लिए सेविंग्स होंगी। ऐसी ही सिचुएशंस में इमरजेंसी फंड काम आता है। अब ये ले ऑफ की वजह से पैसों की जरूरत हो या किसी अचानक से उठने वाले मेडिकल खर्चे की वजह से, या कोई भी रीजन हो जिसमें आपको सडनली पैसों की जरूरत पड़े, तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी और से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिससे आप पैसे निकाल कर अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकें। और क्योंकि ये एक इमरजेंसी के लिए रखे हुए फंड्स हैं, आप इन्हें रेगुलर फंड्स या खर्चों में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इमरजेंसी फंड बनाने का सबसे आसान तरीका है एफडी, आरडी या लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करना। जब आप पैसे कमाना शुरू करते हो, तो आपको ये रूल हमेशा याद रखना है कि आपके पास आपकी एक्सपेंसेस का 3 से 6 महीने का कोटा हमेशा सेव्ड होना चाहिए एज एन इमरजेंसी फंड। यानी अगर आपके महीने के खर्चे 50,000 रुपए हैं, तो आपके पास कम से कम 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक आपकी सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एन इमरजेंसी फंड। अब ये इमरजेंसी फंड को किस तरह से डिवाइड करना है, कहाँ रखना है, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी आपसे फिर किसी वीडियो में। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड है जो आपको बुरी से बुरी सिचुएशन में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का आभास कराती है और आपको बचा लेती है आपकी लाइफ के हार्श कंडीशन से। इसी के साथ बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 पर, विच इज इंश्योरेंस। वैसे तो इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और हेल्थ बेस्ड इमरजेंसी आज की डेट में इन्फ्लेशन के कारण बहुत महंगी पड़ सकती है। अगर आप नॉर्मली हॉस्पिटल के बिल्स देखें, एक छोटा सा टेस्ट करवाने में आपको 1200 से 1500 रुपए के एक्सपेंसेस लग जाते हैं। वहीं पर अगर किसी रीजन की वजह से आपको एडमिट होना पड़ा, तो जॉब पर तो लीव का पे कट हो ही जाता है, साथ ही साथ आपको हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस उठाने के लिए भी पैसे भरने पड़ते हैं। मैंने अपने आसपास ऐसे कई लोग देखे हैं जिनको हॉस्पिटल के खर्चे उठाने की वजह से कई साल पीछे जाना पड़ा अपनी फाइनेंशियल जर्नी में, क्योंकि उनके पास ना तो उतनी सेविंग्स थी और ना ही एक स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस हो जो कम से कम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जैसे 5 lakhs या 10 lakhs का कवर देता हो। और ये इंश्योरेंस सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए होना चाहिए, ताकि आगे चलकर आपको अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े हेल्थ इमरजेंसीज के वक्त। एक इमरजेंसी फंड आपको हर तरह की इमरजेंसी से बचाता है, लेकिन एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको हेल्थ रिलेटेड खर्चे से बचाता है। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ अगर आप अपनी फैमिली के सोल अर्निंग मेंबर हैं, यानी इकलौते कमाने वाले इंसान,
जिसकी आमदनी पर पूरा घर चल रहा है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस भी ज़रूर लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस यानी वो इंश्योरेंस जो आपकी डेथ को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी फैमिली की सोल अर्निंग मेंबर हूँ, तो कल को अगर मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरे एब्सेंस में मेरी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस इंश्योर करता है कि मेरी डेथ के बाद मेरी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिल जाए। लमसम यानी कि इकट्ठा एक बड़ा अमाउंट मिल जाए, जैसे कि 50 लाख या 1 करोड़, डिपेंडिंग ऑन मैंने कितना इंश्योरेंस किया हुआ है। एंड ये पैसे मेरी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे। सो हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए। अब आपकी फाइनेंशियल जर्नी में बजट, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस का रोल पूरा होने के बाद नेक्स्ट रोल आता है ईएमआई क्लियर करने का। आप में से कई लोगों को लगा होगा कि मैं सेविंग्स की बात करूंगी, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि आज की डेट में इंडिया में एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन डेट ट्रैप में डील कर रही है। यानी हम गाड़ी खरीद लेते हैं, फोन खरीद लेते हैं, ये सोचे बिना कि कल हमारे पास वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होगा या नहीं। एंड इसमें कोई बुराई नहीं है, अपने लिए गाड़ी, घर, फोन और सामान खरीदने में कोई बुराई नहीं। लेकिन इससे बढ़ने वाले ईएमआईज और डेट का जो आप पर इम्पैक्ट होता है, वो आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो जस्ट इमेजिन कि आप हर महीने 10,000 रुपए की ईएमआई पे कर रहे हैं। आपकी सैलरी है 50,000 रुपए। अब अगर 50,000 में से आप 10,000 की ईएमआई पे कर रहे हैं और वही 10,000 आप सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स में रखते, तो आपको कितना फर्क पड़ता? आपकी ईएमआई में कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी जा रहा है, यानी आप 10,000 पर करीब 10 से 12% का इंटरेस्ट भरते हैं अगर आप पर्सनल लोन्स की ईएमआई भर रहे हैं। और अगर आप क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भर रहे हैं, तब तो आपकी इंटरेस्ट 30 से 40% के रेंज में चली जाएगी। अगर आप 10,000 में 3,000 इंटरेस्ट ही भर रहे हैं, तो आप ये पैसे एक्चुअली वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर वही 10,000 आपने सेव करके वो चीज खरीदी होती, तो शायद आपके हाथ में वो इंटरेस्ट के पैसे बच रहे होते। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का डेट है यानी लोन है, तो उसे आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहिए, सेविंग शुरू करने से भी पहले। स्पेशली अगर आप पहली बार जॉब करना शुरू कर रहे हैं तब। क्योंकि हाई इंटरेस्ट लोन्स आपके पैसों को इतनी जल्दी डिप्लीट करते हैं कि आपकी सेविंग्स उतना फास्ट ग्रो नहीं कर पाती। जब सेविंग्स उतना फास्ट ग्रो नहीं कर रही, तो सेविंग्स करने का पॉइंट ही नहीं है। इसीलिए आपको पहले अपने सारे कर्जे चुकाने चाहिए एंड देन आपको सेविंग्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। सो इस जगह आपका 50-30-20 रूल स्टिल अप्लाई करेगा, बट यहाँ पर रिमेनिंग 50% पैसा यानी 30 और 20 का पोर्शन आपके कर्जे चुकाने में जाना चाहिए, ना ही आपके वॉन्ट्स और सेविंग्स में। अब इतने सारे स्टेप से आगे चलकर जब आपके ऊपर कर्जे नहीं है, आपने एक इमरजेंसी फंड बिल्ड कर लिया और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों ही है, तब आप फोकस कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स पर। इन्वेस्टमेंट्स पर आने के लिए आपको अच्छी खासी स्टडी या रिसर्च करने की जरूरत होगी, जहां पर आपको ये देखना है कि आपको किस तरह की ग्रोथ चाहिए। वो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करेंगे या रियल एस्टेट के थ्रू करेंगे या स्टॉक मार्केट के थ्रू करेंगे, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। एंड बेस्ट केस सिनेरियो में आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं। तो बस, अगर आपने ये 7 स्टेप्स को एक एक करके टिक कर लिया और बस इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते गए, तो आपकी पर्सनल फाइनेंस जर्नी में आप काफी आगे निकल सकते हैं। फाइनेंशियली स्मार्ट बनना, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने नीड्स और वांट्स को पूरा ना करो या फिर अपना मन मार कर बैठ जाओ। फाइनेंशियली स्मार्ट बनने का मतलब ये कि आप अपने पैसों को इस तरह मैनेज करिए कि आप अपनी सारी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें और साथ ही साथ कुछ पैसे बचा भी सकें, ताकि आपको आगे चलकर काम हो। अगर मुझे पहले दिन ये वीडियो मिला होता, तो मैं डेफ़िनेटली इसमें से नोट्स बनाती और इसमें से सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में अप्लाई करने की कोशिश करती। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक बजटिंग टेम्पलेट डाल दिया है, ताकि आप उसे यूज करके अपना 50-30-20 कंपोनेंट डिसाइड कर सके और अपने लिए एक फाइनेंशियल क्लैरिटी बना पाए।
इसके अलावा अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग या पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड आगे आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।